हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कहाँ तक पढ़ लिया था कल? हाँ, मोन्ज। अच्छा, मालवार पढ़ रहे थे ना। परमारों का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? परमारों ने कहाँ कहाँ राज किया? अच्छा, आबू वाले परमार थे, उनका आदि पुरुष कौन था? उनकी वंशावली कहाँ से शुरू होती? किसने राज्य को 9 भागों में बांटा? इसलिए राज्य क्या कहलाया? गुजरात के कौन से राजा ने अटैक किया था उसमें? और उस समय उसने किसके पास शरण ली? ये कौन सा अभिलेख बताता है? धंधुक पे कौन से राजा ने अटैक किया? भीम फर्स्ट। कहां चला गया था वो? चित्तौड़। कहां चला गया? किसके पास? दंडपति किसको बनाया? विमल सान। इन दोनों के बीच में कौन सा मंदिर बनवाया उसने? आदिनाथ मंदिर को और क्या कहते हैं? जमस्टोड। क्या कहता है उसके बारे में? धंधुक की बेटी का नाम क्या था? वो क्या क्या करवाती है? सूर्य मंदिर और सरस्वती बावड़ी का पुनर्निर्माण करवाती है। वो महामंडलेश्वर की उपाधि किसने धारण की और किसका साथ दिया उसने? किसके खिलाफ? दरावर्स कौन सी लड़ाई में भाग लेता है? कब हुआ था? किस किस के बीच में? मूलराज सेकंड की संरक्षिका कौन थी? राजस्थान के कौन कौन से राजा भाग लेते हैं? केलन कीर्तिपाल। और कौन जीतता है इस युद्ध में? मूलराज सेकंड या नायिका देवी। अच्छा, एक तीर से ऐसी जानकारी कहां मिलती है? अचलगढ़ में मूर्ति है। और पाटनारायण। गुजरात की सहायता कौन से 2 राजाओं के खिलाफ और करता हो? कुतुबुद्दीन ऐबक और सोमेश्वर की बुक का नाम बताओ। कीर्ति कौमुदी। और इसका छोटा भाई कौन था? प्रहलादन देव ने कौन सा नगर बसाया? कौन सा नाटक लिखा? पार्थ पराक्रम व्यायो। और किसके टाइम रक्षा की? कहां की रक्षा की? सोम सिंह किसका बेटा था? गुजरात के कौन से 2 मंत्रियों ने? वस्तुपाल और तेजपाल। क्या बनवाते हैं? नेमिनाथ मंदिर को और क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? और इसकी प्रशस्ति किसने लिखी थी? सोमेश्वर या शुभचंद्र। सोमेश्वर की एक और बुक कौन सी है? सुरतोत्सव। अच्छा, किसने कौन हमीर से हार गया था? प्रताप सिंह ने जयतर सिंह से क्या छीन लिया था? रावल। महारावल की उपाधि किसने धारण की? और इसके टाइम में जालोर के सोनग्रा चौहानों ने पश्चिमी भाग पर अधिकार कर लिया। अच्छा, मालवा वाले परमार भी कहां से गए? आबू से। और उनमें कृष्णराज का एक और नाम क्या था? और उसका बेटा कौन था? वो कहां पे आ गया था? बाद में हम पढ़ रहे थे कौन सा? मुंज। और मुंज ने अपने मेवाड़ के कौन से राजा पे अटैक किया? और उस समय उसने किसको नष्ट किया? कहां कब्जा किया? और शक्ति कुमार को शरण कौन देता? ऐसा कौन बताता हमें? और किसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था? तेलप सेकंड कौन सा वंश का राजा? कहां का राजा था? कर्नाटक का राजा था। उसके दरबारी विद्वानों में हलायुद्ध ने क्या लिखा? पद्मगुप्त या परिमल ने? और धनंजय ने? और धनपाल ने? तिलक मंजरी कहती है सेना एक जगह से दूसरी जगह जाए तो, और यदि ऐसा किया जाता है तो एक अधिकारी के बारे में बताता है। महाप्रतिहार क्या काम करता था? पुराने लोगों का डिसिप्लिन, नए लोगों को अभिवादन के बारे में बताता था। अच्छा, उपाधियां बताओ दे कौन कौन सी? कवि वरिष्ठ, अमोघ वर्ष, पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ, वाकपति राज और उत्पल राज। इतना ही पढ़ा? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला राजा देखो, सिंधु राज।
कौन अगला राजा कौन है? लिखो, यह है मुंज का छोटा भाई था। ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ मुंज। यह है मुंज का छोटा भाई था। ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ मुंज। किसका छोटा भाई था? उपाधि लिखो इसकी। नवशासांक। टाइटल नवशासांक। कोई पूछेगा नवशासांक की उपाधि किसने धारण की थी? सिंधुराज ने। किसने धारण की थी? और इसी सिंधुराज पर बाद में पद्मगुप्त या परिमल ने कौन सी किताब लिखी? नवशासांक चरित। चरित का मतलब जीवनी। चरित का मतलब, ये सुरजन का चरित लिखे तो सुरजन चरित, नवशासांक का चरित लिखे तो नवशासांक चरित। तीन शब्द देखो, एक है नव, क्या क्या तीन शब्द बताओ? नव, साहस और अंक। नव का मतलब, साहस का मतलब करेज, हिम्मत। अंक गोद, गोद में लेना, है ना। अंक का मतलब एक तो नंबर होता है, संख्या होता है। एक अंक का मतलब क्या होता है? गोद में ले। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि मुंज कर्नाटक के तैलब सेकंड के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। तो एक बार मालवा क्या पड़ गया होगा? कमजोर। अरे यार हमारा तो राजा मर गया। लेकिन सिंधुराज बना। मालवा में वापस नई हिम्मत भरता है। मालवा में, मालवा की गोद में नई हिम्मत लेके आया। नई, नव, हिम्मत, साहस, गोद में अंक। इसलिए सिंधुराज क्या कहलाया? आया समझ में कि भरत ने राम जी को देखते, या राम जी ने भरत को देखते उन्हें अपने अंक में समा लिया। आया समझ। अंक, अंक का मतलब दो नंबर, है ना। संख्या तो होता ही है, एक और क्या मतलब होता है? तो नवशासांक की मालवा की गोद में नई हिम्मत खेलने लग गई। किसके आने के बाद? किसके आने के बाद? सिंधु। इसलिए सिंधुराज की उपाधि क्या है? अगला राजा लिखो, भोज। यह सिंधुराज का बेटा था। ही वॉज सन ऑफ सिंधुराज। किसका बेटा था? अच्छा, मुंज किसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था? ये वापस जाके तेलब को हराता है। किसको हराता है? कई कई बार तेलब को हराता है। नहीं, साउथ इंडिया में एक डायनेस्टी और थी, जो डायनेस्टी थी गांगे। कौन सी थी? ये जाके गांगे को भी हराता है। गांगे को हराता है और तेलब को हराता है। किस किस को बताओ? कौन हराता है? किस किस को? तो लोगों ने कहा कहां तो राजा भोज, कहां गांगे और तेलब। कहां तो राजा, कहां, फिर आप लोगों ने क्या बना दिया? कहां तो राजा भोजन, कहां। उसमें नया तो कोई गंगू है, नया कोई तेली। उसमें एक है गांगेर, एक कौन है? याद रहोगे आज के बाद। अच्छा, मुंज ने अपने चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया था। तो मुंज के बाद कब्जा किसका? सिंधुराज। सिंधुराज के बाद कब्जा किसका? भोज। इसलिए आप पढ़ते हो धंधुक ने चित्तौड़ में मालवा के भोज परमार के पास शरण ली। पढ़ा? यही तो है। भोज भोर परमार कौन है? और इसी भोज परमार की उपाधि थी त्रिभुवन नारायण। क्या उपाधि थी? किसकी उपाधि? इसलिए इसने यहां पर शिव जी का मंदिर बनवाया, तो नाम रखा त्रिभुवन नारायण मंदिर। क्या? कहां पे? किसका मंदिर है वो? शिव जी का। पर उसका नाम त्रिभुवन नारायण क्यों है? क्योंकि भोज की उपाधि। देखो, चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट त्रिभुवन नारायण टेम्पल एट चित्तौड़। चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट त्रिभुवन नारायण टेम्पल एट चित्तौड़। चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट त्रिभुवन नारायण टेम्पल एट चित्तौड़। बाद में क्या होता था भाई? ये मंदिर बनवा के कौन गए? परमार।
हम पढ़ते हैं जैतर सिंह के टाइम में गोहिल वापस कहां पर कब्जा कर लेते हैं, चित्तौड़। तो आदमी बड़ा उनको बुरा लगता कि यार ये परमारों का मंदिर है, अब मंदिर तोड़े तो कैसे, तो नाम बदल देते कि हटाओ रे त्रिभुवन नारायण हटाओ, आज के बाद कोई त्रिभुवन नारायण नहीं है। तो मंदिर किसका है, शिव जी का। उसमें शिव जी की मूर्ति ऐसे, शिव जी समाधि में बैठे। किसमें बैठे? तो उन्होंने ये कहना शुरू किया कि ईश्वर समाधि में बैठा है। ईश्वर किसमें बैठा है? तो उनका था समाधीश्वर। क्या नाम था? आपने उसको समाधीश्वर 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 करते करते क्या बना के, और बाद में मोकल इसका पुनर्निर्माण करवाता है, तो इसको मोकल जी का मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिख लो। वर्तमान में इसे समिधेश्वर मंदिर कहा जाता है। नाउ इट इज कॉल्ड एज समिधेश्वर टेम्पल। वर्तमान में इसे समिधेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। नाउ इट इज कॉल्ड एज समिधेश्वर टेम्पल ऑल्सो। वर्तमान में इसे समिधेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। नाउ इट इज कॉल्ड एज समिधेश्वर टेम्पल ऑल्सो। वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है? समिधेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। नाउ इट इज कॉल्ड एज समिधेश्वर टेम्पल ऑल्सो। अच्छा, नागदा राजधानी थी चित्तौड़ वालों की। इसने भोज जब यहां पे राज कर रहा था, उस नागदा के पास में एक तालाब बनवाया। तालाब को बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? भोज ने सर बनवाया, इसलिए क्या हो गया? भोज। लिख लो। नागदा के पास भोजसर नामक तालाब का निर्माण करवाया। ही बिल्ट भोजसर पॉन्ड नियर नागदा। नागदा के पास भोजसर नामक तालाब का निर्माण करवाया। ही बिल्ट भोजसर पॉन्ड नियर नागदा। नागदा के पास भोजसर नामक तालाब का निर्माण करवाया। ही बिल्ट भोजसर पॉन्ड नियर नागदा। अपने राजस्थान जी के में नहीं लिखते, पर वैसे मैं एक बात बता रहा हूं। भोज ने एक शहर बसाया, है ना, कहा कि इस शहर का पालन भोज करेगा। इस शहर का पालन, तो शहर का नाम रखा भोजपाल। क्या नाम रखा? भोज उसका पालन करता है, भोज उसका पालक है, भोज उसकी रक्षा करता है, इसलिए शहर का नाम क्या हुआ? धीरे धीरे जय हट गया, है ना। तो भोपाल नहीं है वो, क्या है? कभी उसका नाम बदलेगा तो उसका नाम बदल के क्या किया जाएगा? भोजपाल। भोज की बनाई हुई नगरी है, भोज की नगरी थी, भोज उसका पालन करता था, भोज उसका पालक था। पालक का मतलब रक्षक, तो नाम ही क्या होगा इसका? भोजपाल। किताबें लिखी थी बड़ी शानदार, लिखो पुस्तकें। एक कुर्म शतक और एक श्रृंगार मंजरी। कौन कौन सी दो किताब बताओ? कुर्म शतक और श्रृंगार मंजरी। कुर्म शतक है ना, ये प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा में? प्राकृत। और जो श्रृंगार मंजरी है वो संस्कृत के अंदर है। तो भाषाएं लिख लो इनकी ब्रैकेट में। इसके आगे लिख लो प्राकृत, इसके आगे लिख लो संस्कृत। कौन कौन सी है बताओ देखे? प्राकृत और संस्कृत। हमने अजमेर में एक राजा पढ़ा था, विग्राज चतुर्थ। उसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई, नाम क्या था? सरस्वती कंठापुर। भोज की राजधानी थी मध्य प्रदेश में, जगह पड़ती है धारानगरी। कौन सी जगह है? तो इसने भी धारानगरी में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई, और उसका नाम भी सेम था। क्या नाम? क्या नाम? लिखो। अपनी राजधानी धारानगरी में, इन हिज कैपिटल धारानगरी, अपनी राजधानी धारानगरी में, इन हिज कैपिटल धारानगरी, सरस्वती कंठाभरण नामक
संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। He established a Sanskrit school named सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। He established a Sanskrit school named सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। He built a Sanskrit school named सरस्वती कंठाभरण। कौन सी पाठशाला का निर्माण करवाया? अच्छा, अजमेर वाली जो सरस्वती कंठाभरण है उसकी दीवारों पर दो किताबों की लाइन से बताओ कौन कौन सी? एक तो हरकेली है, दूसरी इसकी दीवारों पे भी दो किताबें हैं, एक तो कुर्म शतक और एक किताब का नाम है पारिजात मंजरी। बताओ कौन कौन सी दो किताब? कौन कौन सी दो किताबें? कुर्म शतक और पारिजात। लिखो, इस पाठशाला की दीवारों पर ऑन वॉल्स ऑफ दिस स्कूल, इस पाठशाला की दीवारों पर ऑन वॉल्स ऑफ दिस स्कूल कुर्म शतक तथा पारिजात मंजरी की पंक्तियां, लाइन्स ऑफ कुर्म शतक एंड पारिजात मंजरी, कुर्म शतक तथा पारिजात मंजरी की पंक्तियां, लाइन्स ऑफ कुर्म शतक एंड पारिजात मंजरी, कुर्म शतक तथा पारिजात मंजरी की पंक्तियां, लाइन्स ऑफ कुर्म शतक एंड पारिजात मंजरी लिखवाई गई थी, लिखवाई गई थी, वर एनग्रेव्ड, वर एनग्रेव्ड, लिखवाई गई थी। कौन कौन सी किताबों की पंक्तियां? बाद में जब तुर्कों का राज आया तो इस पाठशाला को तोड़ दिया और तोड़ के बना दी मस्जिद। आजकल उस मस्जिद को बोलते हैं कमाल मोला मस्जिद। क्या बोलते? लाइन चेंज कर लिखो। कालांतर में लेटर ऑन, कालांतर में लेटर ऑन तुर्कों ने, तुर्कों ने टर्क्स इस पाठशाला को कमाल मोला मस्जिद में बदल दिया था। कन्वर्टेड दिस स्कूल इनटू कमाल मोला मॉस्क, इस पाठशाला को कमाल मोला मस्जिद में बदल दिया था। कालांतर में तुर्कों ने इस पाठशाला को कमाल मोला मस्जिद में बदल दिया था। लेटर ऑन टर्क्स कन्वर्टेड दिस स्कूल इनटू कमाल मोला मॉस्क, तुर्कों ने इस पाठशाला को कमाल मोला मस्जिद में बदल दिया था। टर्क्स कन्वर्टेड दिस स्कूल इनटू कमाल मोला मॉस्क, तुर्कों ने इस पाठशाला को कमाल मोला मस्जिद में बदल दिया था। बॉक्स बंद करो इस लाइन को। हमने ऊपर दो किताबें लिखी है, एक तो कुर्म शतक और दूसरी किताब कौन सी लिखी है? पारिजात मंजरी। कौन सी लिखी है? पारिजात। पारिजात मंजरी बहुत साल बाद में एक मालवा में एक राजा हुए थे अर्जुन वर्मा। कौन राजा हुआ मालवा में? अर्जुन। भोज के कई पीढ़ियों बाद में अर्जुन वर्मा नाम का राजा हुआ। इसके दरबार में एक राइटर रहता, उसका नाम है मदन। क्या नाम राइटर का? ये पारिजात मंजरी मदन ने लिखी थी। इसका मतलब है कि पाठशाला भोज बनवा के चला गया होगा, लाइनें बाद में कभी किसी ने लिखवाई है। एक तो भोज वाली किताब की लाइनें लिखवा दी और एक पारिजात मंजरी की लाइन लिखवा दी। पारिजात मंजरी का राइटर कौन था? मदन। मदन किसके दरबार में था? अर्जुन। अर्जुन वर्मा भी मालवा के राजा। भाई भोज उसके बाद बेटा पोता पड़पोता सड़पोता बने होंगे, तो उनमें एक राजा कौन आया होगा? अर्जुन वर्मा। उसके दरबार में कौन रहता होगा? मदन। मदन की बुक कौन सी रही होगी? पारिजात में। उसकी भी दीवारें पर लिखवा दी गई होगी। लिखो, अलग से एक लाइन और लिख लो। पारिजात मंजरी की रचना मदन ने की थी। पारिजात मंजरी वॉज रिटन बाय मदन। पारिजात का फूल होता है वैसे, है ना, भगवान की पूजा करते तो पारिजात के फूल चढ़ाते हैं। पारिजात मंजरी की रचना मदन द्वारा की गई थी। पारिजात मंजरी वॉज रिटन बाय मदन। पारिजात मंजरी की रचना मदन द्वारा की गई थी। पारिजात मंजरी वॉज रिटन बाय मदन, जो कि अर्जुन वर्मा का दरबारी विद्वान था। हु वॉज कोर्ट स्कॉलर ऑफ अर्जुन वर्मा, जो कि अर्जुन वर्मा का दरबारी विद्वान था। हु वॉज कोर्ट स्कॉलर ऑफ अर्जुन वर्मा।
जो कि अर्जुन वर्मा का दरबारी विद्वान था, हु वाज कोर्ट स्कॉलर ऑफ अर्जुन वर्मा। बॉक्स को बंद कर लो इस लाइन को। ये हो गया भाई मालवा आपका। परमारों ने कहां कहां राज किया? आबू, मालवा, फिर वागड़। लिखो वागड़ का इतिहास। एक लाइन तो लिख लो। वागड़ में परमार वंश का शासन था। परमार डायनेस्टी रूल्ड ओवर वागड़। वागड़ में परमार वंश का शासन था। परमार डायनेस्टी रूल्ड ओवर वागड़। राजधानी लिख लो अर्थुणा। राजधानी कौन सी? अर्थुणा। किसकी? वागड़। राजधानी कौन सी थी? अर्थुणा। बांसवाड़ा में एक जगह पड़ती, लिख लो बांसवाड़ा ब्रैकेट में। अर्थुणा कहां पर याद रहे आपको? अच्छा बताओ, वागड़ में परमार वंश की स्थापना करने वाला बंदा कौन था? लिखो डंबर सिंह। कम आए थे इसके नंबर? पहले घर वालों ने कह दिया इसको डंबर सिंह। लिखो इसने वागड़ में परमार राज्य की स्थापना की थी। ही फाउंडेड परमार स्टेट इन वागड़। जिसने वागड़ में परमार राज्य की स्थापना की थी। ही फाउंडेड परमार स्टेट इन वागड़। कहां पर परमार राज्य की स्थापना की? किसने? डंबर सिंह। अगला राजा लिखो मंडलिक। अच्छा ये लोग वागड़ से अलग, वागड़ वाले अलग तो हो गए मालवा से, लेकिन फिर भी मालवा वालों का इन पे कंट्रोल था। तो ये किसके अंडर में काम करते थे? तो ये मालवा वालों के क्या हो गए? सामंत। और जब इधर मंडलिक बना था अपने वागड़ में, तब उधर मालवा का जो परमार राजा था उसका नाम था जयसिंह। क्या नाम था? लिखो यह मालवा के जयसिंह का सामंत था। सामंत समझते हो ना? यह मालवा के जयसिंह का सामंत था। ही वॉज फेडरल लॉर्ड ऑफ जयसिंह ऑफ मालवा। यह मालवा के जयसिंह का सामंत था। ही वॉज फेडरल लॉर्ड ऑफ जयसिंह ऑफ मालवा। यह मालवा के जयसिंह का सामंत था। बांसवाड़ा में एक जगह पड़ती है पाणाहेड़ा। कौन जगह बताओ देखे? कहां पड़ता है पाणाहेड़ा? और यहां पर इसने एक मंदिर बनवाया, मंडलेश्वर। कौन सा मंदिर? बताओ गणेश जी का है या दुर्गा माता का है? लिखो पाणाहेड़ा में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। हे बिल्ट मंडलेश्वर टेम्पल एट पाणाहेड़ा। पाणाहेड़ा कहां पर है? पाणाहेड़ा में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। हे बिल्ट मंडलेश्वर टेम्पल एट पाणाहेड़ा। पाणाहेड़ा में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। हे बिल्ट मंडलेश्वर टेम्पल एट पाणाहेड़ा। अगला राजा लिखो चामुंडराज। कौन अगला राजा?
उसने कहा पिताजी ने जो मंडलेश्वर बनवाया मैं भी वैसा ही मंडलेश्वर बनवाऊंगा, पर बनवाऊंगा राजधानी में। कहां बनवाऊंगा? अब बताओ राजधानी कहां थी? तो अर्थुणा में कौन सा मंदिर बनवाएगा? लिख लो। अर्थुणा में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ही बिल्ट मंडलेश्वर टेम्पल एट अर्थुणा, बेटा ही था मंडलिक का ही। अर्थुणा में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ही बिल्ट मंडलेश्वर टेम्पल एट अर्थुणा। अर्थुणा उदयपुर में है डूंगरपुर में? अर्थुणा में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ही बिल्ट मंडलेश्वर टेम्पल एट अर्थुणा। हो गया भाई वाकड़ कंप्लीट, है ना? ज्यादा पढ़ने कोई आवश्यकता नहीं। और जालोर किराड़ू वैसे नहीं पढ़ने, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। इतना याद रखना कि परमारों ने वहां राज किया था। एक तो कहां क्या जालोर, क्या क्या किराड़। एक वंश बचा है अपने, लिखो प्रतिहार। क्या हो गया? राजी क्यों हो गए इतने? हैं? छोटा सा वंश था इसलिए खुश हो गए तुम? ऐसे छोटे छोटे होने चाहिए सारे, हैं? बड़े बड़े भी याद हो जाते हैं, ये याद नहीं होते। हाँ। अगला वंश लिखो प्रतिहार। हम जब मारवाड़ के राठौड़ पढ़ते हैं तो एक राजा पढ़ते हैं चुंडा। कौन सा पढ़ते हैं? चुंडा। और हम पढ़ते हैं कि प्रतिहारों ने अपनी राजकुमारी की शादी चुंडा से की और मंडोरे, तो प्रतिहारों का उत्पत्ति स्थल मंडोर है। जैसे परमारों का अब, जैसे चौहानों का सपात लक्ष्य, वैसे प्रतिहारों का मंडोर। लिख लो। मंडोर प्रतिहारों का उत्पत्ति स्थल था। मंडोर वॉज ओरिजिन प्लेस ऑफ प्रतिहार्स। मंडोर बीकानेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में। मंडोर प्रतिहारों का उत्पत्ति स्थल था। मंडोर वॉज ओरिजिन प्लेस ऑफ प्रतिहार्स। मंडोर प्रतिहारों का उत्पत्ति स्थल था। मंडोर वॉज ओरिजिन प्लेस ऑफ प्रतिहार्स। प्रतिहारों ने बेसिकली राजस्थान में दो बड़ी जगह राज किया था, एक तो मंडोर और एक भीनमाल। कहां कहां पे? लिखो प्रतिहार रियासतें, प्रतिहार स्टेट्स। लिख लो मंडोर और भीनमाल। पहला मंडोर और दूसरा कौन सा? भीनमाल। भीनमाल कहां पर है? जालोर। कहां कहां पे राज किया? मंडोर और कहां से शुरू करें? मंडोर से। देखो मंडोर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मंडोर। मंडोर में कौन सा वंश था? परमार या चालुक्य? देखो मंडोर में प्रतिहार वंश का शासन था। मैं भूल जाता हूं यार, तुमसे कंफर्म करता हूं। मंडोर में प्रतिहार वंश का शासन था। प्रतिहार डायनेस्टी रूल्ड ओवर मंडोर। मंडोर में प्रतिहार वंश का शासन था। प्रतिहार डायनेस्टी रूल्ड ओवर मंडोर। पहला बंदा लिखो हरिश्चंद्र। जैसे हमने पढ़ा था कि आबू के परमारों का आदि पुरुष कौन था? धूमराज। वैसे मंडोर के प्रतिहारों का आदि पुरुष कौन था? हरिश्चंद्र। लिखो यह है मंडोर के प्रतिहारों का आदि पुरुष था। आदि का मतलब पहला, पुरुष मतलब व्यक्ति। लिख लो यह मंडोर के प्रतिहारों का आदि पुरुष था। ही वॉज फर्स्ट एंसेस्टर ऑफ प्रतिहार ऑफ मंडोर। यह मंडोर के प्रतिहारों का आदि पुरुष था। ही वॉज फर्स्ट एंसेस्टर ऑफ प्रतिहार ऑफ मंडोर। मंडोर के प्रतिहारों का आदि पुरुष था। उपाधि लिखो इसकी एक।
रोहलिद्धि। आप लिखो, मैं समझाता हूं क्या होता। उपाधि रोहलिद्धि। टाइटल, रोहलिद्धि का मतलब होता है बाबा रामदेव। योगा क्या करता था? योगा। लिखो ब्रैकेट में, योग क्रिया में निपुण, एक्सपर्ट इन योगा प्रैक्टिस, योग क्रिया में निपुण, आत्म प्रभा या रुद्राणी, पढ़ा था हमने, योग क्रिया में निपुण। तो या तो योग क्रिया में निपुण थी आत्म प्रभा, या योग क्रिया में निपुण कौन है? हरिश्चंद्र। आत्म प्रभा किसकी रानी थी? चंदन राज राठौड़ था या गोहिल था? चौहान। कौन था? उसकी रानी योग क्रिया में निपुण थी। वैसे वैसे योग क्रिया में निपुण कौन था? और जो योग क्रिया में निपुण होते उसको क्या कहते? रोहलिद्धि। क्या कहते? बाबा रामदेव क्या है? लिखो, यह वेदों का ज्ञाता था। ही वॉज स्कॉलर ऑफ वेदाज। यह वेदों का ज्ञाता था। ही वॉज स्कॉलर ऑफ वेदाज। वेद 18 है या 108 है? 4। कितने हैं? 4। तो 18 क्या है? पुराण। 108 क्या है? उपनिषद। क्या है? यह वेदों का ज्ञाता था। ही वॉज स्कॉलर ऑफ वेदाज। तो इनके प्रतिहारों के जो भी अभिलेख मिले हैं ना, उसके अंदर हरिश्चंद्र को ब्राह्मण बताया गया। क्या बताया गया? वो हमने पढ़ाया था इन सब के बारे में। चौहानों को ब्राह्मण बताया गया, गुहिलों को ब्राह्मण बताया गया, इसको भी क्या बता दिया गया? ब्राह्मण। देखो, प्रतिहार अभिलेखों में, इन प्रतिहार इंस्क्रिप्शंस, प्रतिहार अभिलेखों में, इन प्रतिहार इंस्क्रिप्शंस, इसे ब्राह्मण बताया गया है। ही इज रेफर्ड एज ब्राह्मण। इसे ब्राह्मण बताया गया है। ही इज रेफर्ड एज ब्राह्मण। इसे ब्राह्मण बताया गया है। ही इज रेफर्ड एज ब्राह्मण। अब ना, आप लास्ट लाइन और सेकंड लास्ट लाइन दोनों एक साथ मन ही मन पढ़ो। पहले ऊपर वाली, फिर नीचे वाली, अपने मन ही मन पढ़ो दोनों लाइनें। क्या समझते हो आप इन दोनों से? हाँ, वह वेदों का ज्ञाता था, इसलिए क्या कहलाता है? अब जाके जाति व्यवस्था कठोर हुई, वरना पहले था इसने 2 वेद पढ़ लिए, दिव्यवेदी, 3 वेद पढ़ लिए, त्रिवेदी, 4 वेद पढ़ लिए, चतुर्वेदी, है ना? तो ब्राह्मण का मतलब था पढ़ा लिखा व्यक्ति। हम अभी तक दोहे बोलते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआन, पंडित भयाना कोय, 2.5 आखर प्रेम केन, पढ़े सो पंडित हो। तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, किताबें पढ़ पढ़ के लोग मर गए। पंडित भयानक कोई, लेकिन कोई भी विद्वान बना? तो खाली किताबें पढ़ने से कोई विद्वान बनता? 2.5 आखर प्रेम केन, पढ़े सो पंडित हो। यदि कोई प्रेम करना है सीख ले तो भी विद्वान बन जाए। विद्वान व्यक्ति में दया, प्रेम, करुणा, ये भाव भी होना चाहिए। कुल मिला के दवा तो यही करा अपना। वैसा वैसा ये पढ़ा लिखा आदमी था, इसलिए क्या बताया गया? हम व्यक्ति को कई बार उसके लक्षणों के आधार पर बताते हैं कि किस प्रकार का आदमी है। मैं ना लहसुन प्याज नहीं खाता, है ना? तो मेरे दोस्त जीते हैं, वो हमेशा कहते रहते हैं, ब्राह्मण है ये, जैन है क्या? मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूं तो वहां उनको कहना पड़ता है कि यार वो सब्जी में यार लहसुन प्याज मत डालना, तो अगला वापस कहता है जैन, जैन थाली लाए आपके लिए, वहां तो जैन थाली ला। हालांकि आपको शक्ल से देख के ऐसा लगता नहीं है मेरे बारे में। आप यूं सोचते हो कि सुबह सुबह बकरा खा के आता होगा यार, है ना? तो कई मेरे साथ बड़ी अजीब समस्या होती है। कई जगह मैं जब किसी को ये कहता हूँ कि अरे मैं लहसुन प्याज नहीं खाता, तो बड़े अचंभे से मेरे पूछता, तो फिर नॉनवेज कैसे खाते हो? अरे तो मैं वो भी नहीं खाता, तो तेरे को, उसको लगता है कि ये नॉनवेज बिना लहसुन प्याज का खाता है। बाद में ले आओ नॉनवेज, ले आओ बकरा ले आओ, लेकिन उसमें लहसुन प्याज होने नहीं चाहिए। किसी रेस्टोरेंट वगैरह पे कहीं पर यूं जाके, तो कई बार कहता है, 1-2 बार ऐसा हुआ कि आप जिस रेस्टोरेंट में गए जहां, या कोई ऐसी जगह पर गए जिससे आपने यूं खाना ऑर्डर किया, अगला बंदा जैन है, और मैंने जैसे जाकर गया, यार वो मुझे है ना सब्जी में लहसुन प्याज नहीं चाहिए। अगले दिन वापस देख रहे, अगले दिन कहा सब जैन हो? मैं कहा हाँ। और फिर उसने कई देर और देखा, उसने कहा शक्ल से लगता तो नहीं यार। जैन क्यूट क्यूट से होते हैं एकदम, पर फिर भी उसको लगता है कि यार हो ही सकता है, क्या पता कोई बिहार से आ गया होगा और आ गया। चलो, हरिश्चंद्र के 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? 4। उन चारों ने मिलकर जीता मंडोर। क्या जीता? और वहां पर परकोटा बनवाया। क्या बनवाया? परकोटा, समझते हो? अब उससे पहले मंडोर में कौन थे, ये हमारे पास जानकारी नहीं।
चार बेटे थे हरिश्चंद्र के, वो चारों मंडोर जीतते और यहां पर क्या बनवाते हैं, परकोट। अभिलेख इतना ही बताते हैं अपने को, लिखो। इसके चार बेटों ने, हिज फोर सन्स, इसके चार बेटों ने, हिज फोर सन्स, मंडोर जीता, कैप्चर्ड मंडोर, मंडोर जीता, कैप्चर्ड मंडोर, तथा यहां पर परकोटे का निर्माण करवाया, एंड बिल्ट ए रैम्पार्ट हियर, तथा यहां पर परकोटे का निर्माण करवाया। परकोटा समझते हो ना, क्या होता है, चार दीवारी। तथा यहां पर परकोटे का निर्माण करवाया, एंड बिल्ट ए रैम्पार्ट हियर। चार बेटों के नाम लिख लो नीचे, कोई पूछे तो नहीं, पर फिर भी अपने इस बहाने याद रहेगा कि भाई चार थे। एक का नाम था रज्जिल, एक का नाम था भोग भट्ट, एक का नाम था कक, एक का नाम था दद्द। नाम ठीक थे, पंडित जी ने कहा दय पे रख दो, इसने कहा क्या रखें, दद दय रख दो, कह पे रख दो, इसने कहा कह, दिमाग भी नहीं लगा भाई ने ज्यादा। अब खूब सारे हो जाते हैं तो कौन सोचे, नाम बाद में ये होते हैं, कक्कन दद्दन। क्या क्या नाम बताओ, देखिए, रजिल, भोग भट्ट, कक और दद्द, किसके चार पुत्र थे। चल अगला लिखो, रज्जिल। इनमें जो राजा बना था वो कौन बना था, रज्जिल। जैसे हमने परमारों में पढ़ा था कि परमारों का आदि पुरुष तो कौन था, धूमराज। वंशावली कहां से शुरू होती, वैसे मंडोर के प्रतिहारों का आदि पुरुष तो हरिश्चंद्र, मतलब वो राजा नहीं, पर राजा जो पहला बना था वो कौन बना, तो मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली कहां शुरू होती। ये सवाल पूछा हुआ, स्टार लगाना। यहां से मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली प्रारंभ होती है। जीनियोलॉजी ऑफ प्रतिहार्स ऑफ मंडोर इज स्टार्टेड फ्रॉम हियर। यहां से मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली प्रारंभ होती है। जीनियोलॉजी ऑफ प्रतिहार्स ऑफ मंडोर इज स्टार्टेड फ्रॉम हियर। अगला लिखो, नागभट्ट। अगला कौन है, नागभट्ट। अब इनकी प्रतिहारों की राजधानी कहां थी, मंडोर। मंडोर रहते, नागभट्ट ने कहा नहीं भाई मंडोर नहीं रहेंगे, थोड़ा चेंज करते हैं, तो ये चला जाता मेड़ता। कहां चला जाता, ये भी सवाल है। कौन से प्रतिहार राजा ने अपनी राजधानी मेड़ता स्थानांतरित कर दी, कहां से, मंडोर से मेड़ता। लिखो, यह मेड़ता को अपनी राजधानी बनाता है। मेड़ता जानते हो कहां पे पड़ता है, नागौर। यह मेड़ता को अपनी राजधानी बनाता है। ही मेड मेड़ता एज हिज कैपिटल। यह मेड़ता को अपनी राजधानी बनाता है। ही मेड मेड़ता एज हिज कैपिटल। इसके दो बेटे हुए, एक का नाम था तात और एक का नाम था भोज। कौन कौन, दो बताओ देखे। बड़ा बेटा था तात और छोटा बेटा कौन था, भोज। तो स्वाभाविक सी बात है, राजा कौन बनना चाहिए, तात। पर तात ने कहा ना, ये दुनिया, ये महफिल अपने काम की, मैं राजा बनूंगा। सन्यासी बन गया था। क्या बन गया था, बाबा बन गया था। मंडोर में एक ऋषि रहते थे किसी टाइम, उनका नाम था मंडव्य। क्या नाम था, मंडव्य ऋषि के कारण इसका नाम क्या था, जैसे जाबाली के कारण, वैसे मंडव्य के कारण इसका नाम क्या पड़ा था, है ना। मंडोर के प्रति दो कहानियां हैं कि एक तो यहाँ पे मंडव्य ऋषि रहते इसलिए इस जगह का नाम क्या पड़ा, मंडोर। ये तो एकदम सही बात है। एक कहानी ये भी कही जाती है कि इसका नाम मंडोर नहीं था, एक्चुअली था मंदोर। क्या था, दय था, दय, मंदोर। फिर दय को अपने दय बोला, मंदोर 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 करते करते हम क्या बना गए, और मंदोर की राजकुमारी इसलिए नाम पड़ा मंदोदरी। क्या नाम पड़ा,
रावण का ससुराल। रावण का, रावण की रानी का नाम क्या था? और पहले कहते जहां की राजकुमारी होती वैसा ही नाम हो जाता। बोलो। हाँ? इसकी चोटी काट ली जाए ऐसी बातों पे। पूछ रही शूर्पणखा कौन थे? चल। तो मंदोर, मंदोर की राजकुमारी थी इसलिए क्या कहते हैं उसको? मंदोर। जैसे कैकई देश की राजकुमारी थी इसलिए कैकई। कौशल देश की राजकुमारी थी इसलिए कौशल्या, है ना। जैसे विदेह देश की राजकुमारी थी वैदेही। सीता जी का नाम क्या था? वैदेही। क्यों? विदेह की राजकुमारी। कहां की राजकुमारी थे वो? मिथिला की राजकुमारी थे, मैथिली, इसलिए क्या कहते हैं? मैथिली। पांचाल की राजकुमारी थी। तो द्रौपदी का नाम पांचाली इसलिए नहीं है कि पांच की पत्नी है। पांचाली इसलिए क्योंकि कहां की राजकुमारी है? कौनते देश की राजकुमारी थी? कौनते। गांधार देश की राजकुमारी थी, गांधारी। वैसे वैसे मंदोर की राजकुमारी थी। तो रावण का ससुराल कहां था? तो जोधपुर वालों का रावण फूंफो सा लगता है। बुआ थी तुम्हारी मंदोदरी। तो ऐसा कहा जाता है कि भाई यहाँ पे उसका लेना देना था। अब था कि नहीं था भगवान जाने, पर ऐसी कहानियां अपनी खूब सारी है। तो मंडव्य ऋषि का आश्रम था इसलिए क्या बोलते थे? मंडोर। तो तात तो उस आश्रम में जाके बैठ गया, मत बाबा बनूंगा। तो अब राजा बनने का नंबर किसका आएगा? भोज। भोज ने कहा राजा तो बन जाऊंगा पर मेड़ता नहीं रहूंगा, मैं फिर रहूंगा कहां पे? मंडोर, भैया के पास में रहूंगा। तो नागभट्ट का एक बेटा तो सन्यासी बन गया था, दूसरा बेटा राजा बना। पर कहां का राजा बनता है? इसी में लिखना, नागभट्ट में लिखना, चेंज मत करना। इसका बड़ा बेटा तात सन्यासी बन गया था। His elder son Tat became a saint. इसका बड़ा बेटा तात सन्यासी बन गया था। His elder son Tat became a saint. इसका बड़ा बेटा तात सन्यासी बन गया था। His elder son Tat became a saint. तथा छोटा बेटा भोज मंडोर का राजा बना। तथा छोटा बेटा भोज मंडोर का राजा बना। And younger son भोज became king of मंडोर। तथा छोटा बेटा भोज मंडोर का राजा बना। And younger son भोज became king of मंडोर। छोटा बेटा भोज मंडोर का राजा बना। अगला राजा लिखो सिलूक। अगला राजा कौन है? सुनना देखो, सिलूक साम्राज्य का विस्तार करता है, दो नई जगह जीतता है। एक का नाम था वल्ल और एक का नाम था तमणी। कौन कौन सी दो जगह जीता बताओ? किसने जीता? वल्ल मतलब जैसलमेर, तमणी मतलब फलोदी। जैसलमेर का पुराना नाम वल, फलोदी का पुराना नाम। मैं आज के हिसाब से तो मैं ये कहूंगा इसने जैसलमेर और फलोदी को जीता। उसके अनुसार वल मतलब, तमणी मतलब, देखो इसने वल तथा तमणी पर अधिकार कर लिया था। ब्रैकेट में जैसलमेर और फलोदी लिख लेना, ठीक? कैप्चर्ड वल एंड तमणी। इसने वल तथा तमणी पर अधिकार कर लिया था। ही कैप्चर्ड वल एंड तमणी। वल तथा तमणी पर अधिकार कर लिया था। कहां कहां पर अधिकार कर लिया? वल और तमणी। किसने? किसने? सिलू। वल का जो राजा था उसका नाम था देवराज भट्टी। वल के राजा का नाम क्या था? देवराज। इसने जब वल पे अधिकार किया तो देवराज भट्टी से उसका छत्र छीन लिया था। क्या छीन लिया था? छत्र। अब देखो दो तीन बात, वल किसको बोलते हैं? तो मैं कह दूं जैसलमेर के राजा का नाम क्या था? देवराज भट्टी। तो किसी टाइम इनको भट्टी बोलते होंगे, भट्टी 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 करते करते भाटी में। तो बाद में हम पढ़ते हैं कि लूणकरण भाटी, है ना, उसकी बेटी थी उमा दे, हम पढ़ते हैं। तो भाटी बाद में सरनेम हुआ है, पहले वो क्या रहा होगा? भट्टी। तो वल का राजा उसका नाम क्या? देवराज भट्टी। भट्टी कहिए या भाटी कहिए, इनके लिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के वंशज है।
किसके वंशज है? भगवान कृष्ण, उनके बाद उनका बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता, लड़पोता, खड़पोता, खड़सड़पोता, लड़सड़पोता, लगातार होते गए। उनमें एक व्यक्ति होता, उसका नाम था भट्टी। क्या नाम था? तो भट्टी के वंशज भट्टी कहलाए और बाद में धीरे धीरे क्या हो गए? वो भाटी हो गए, ऐसा माना जाता है। तो भगवान कृष्ण के वंशज है, तो भगवान कृष्ण की जो भी चीजें होगी उनके वंशजों के पास आ गई। तो भगवान कृष्ण का जो छत्र था, राजा जब अपने सिंहासन पर बैठता तो उसके ऊपर क्या लगाया जाता है? छत्र। सब राजाओं के पास होता था वो छत्र। भगवान कृष्ण वाला छत्र किसके पास आएगा? भट्टियों के पास। भट्टी राजा कहाँ के बन गए? वल, या वल मतलब आज का जैसलमेर। तो कहां पर आ जाएगा? जैसलमेर। तो हर राजा के पास छत्र होता है, पर सिलूक जब वल्ल वाले राजा को हराता तो उसका छत्र छीन के लाता है, क्योंकि उसका पौराणिक महत्व है। वो छत्र साधारण छत्र नहीं है, वो किसका है? भगवान कृष्ण। इसलिए प्रतिहारों ने अभिलेख में लिखवाया कि लिखो, हमने वल के देवराज भट्टी को हराया, हराने के बाद उसका क्या छीन के लाए थे हम। समझ गए क्यों छत्र का क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि छत्र किसका माना जाता है ना। इसलिए जैसलमेर वाले एक उपाधि लगाया करते थे, छत्राला यादवपति। क्या लगाते? हम छत्र धारण करने वाले यदुवंशियों के स्वामी है। भगवान कृष्ण यदुवंशी थे तो हम यदुवंशियों के स्वामी। तो पति का मतलब स्वामी, यदुवंशियों के स्वामी, तो छत्राला यादवपति लिखो। इसने वल के राजा देवराज भट्टी को हराया था। ही डिफीटेड वल्लास किंग देवराज भट्टी। इसने वल के राजा देवराज भट्टी को हराया था। ही डिफीटेड वल्लास किंग देवराज भट्टी। इसने वल के राजा देवराज भट्टी को हराया था। ही डिफीटेड वल्लास किंग देवराज भट्टी, तथा उसका छत्र छीन लिया था। एंड स्नेच्ड हिज छत्र, तथा उसका छत्र छीन लिया था। एंड स्नेच्ड हिज छत्र, तथा उसका छत्र छीन लिया था। बाद में संधि वगैरह विन छत्र उसको वापस दिया गया था। किसको? देवराज। अगला राजा लिखो, कक। वो नहीं है कक, ऊपर वाला नहीं है, नया कक है। क्योंकि 4-5 पीढ़ियां बदल गई, वो कक तो कैसे बैठा होगा। अगला राजा कौन है? कक। अभी मैंने बताया कि प्रतिहारों का 2 जगह रास्ता, बताओ कहां कहां पे? ये तो मंडोर और दूसरा भीनमाल वाले प्रतिहार बड़े शक्तिशाली हुए। आप यूं मान लो ये राजस्थान है और राजस्थान को कंट्रोल भीनमाल से किया जा रहा है। कहां से किया जा रहा है? और भीनमाल में जो प्रतिहारों का राजा उसका नाम है वत्सराज। क्या नाम है इसका? अच्छा, राजस्थान में एक जगह और है मंडोर। मंडोर में भी प्रतिहार, इन प्रतिहारों का जो राजा है उसका नाम है कक। क्या नाम है? कक। अब ये जो मंडोर वाले प्रतिहार है ये किसके सामंत है? भीनमाल वाले प्रतिहार। किसके सामंत है? भीनमाल। मैंने पहले ही बताया था आपको, भीनमाल वाले प्रतिहार बड़े शक्तिशाली थे। शुरुआत में चौहान इनके सामंत थे। अपने पढ़ते प्रतिहार राजा नागभट्ट सेकंड की अधीनता मानने से मना कर दिया था बात, तो भीनमाल वाले प्रतिहार है। तो भीनमाल वाले प्रतिहार बड़े शक्तिशाली थे। आप देख लो, भीनमाल वाले प्रतिहार पूरे राजस्थान को कंट्रोल करते हैं। अब धीरे धीरे इन्होंने कहा पूरे भारत को ही कर लेते हैं, केवल राजस्थान क्यों, भारत को करते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है कन्नौज। क्या नाम है? और ये कन्नौज पर कब्जा करना चाहते हैं। और इस कन्नौज पर कब्जा करने के लिए इनकी 2 लोगों से लड़ाई हुई, पाल और राष्ट्रकूट। किस किससे? भारत का त्रिपक्षीय संघर्ष। भारत का 3 पार्टियों के बीच में लड़ाई। 3 पार्टियां कौन कौन सी? प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट। प्रतिहार कहां के? भीनमाल। पाल कहां के? बंगाल। और राष्ट्रकूट कहां के? महाराष्ट्र, कर्नाटक, है ना। राष्ट्रकूटों का महान राज्य इसलिए महाराष्ट्र। राष्ट्रकूटों का महान राज्य इसलिए नाम क्या हो गया? महाराष्ट्र नाम हुआ उसका। तो वहां से राष्ट्रकूट ये लड़ते हैं। मैंने आपको बीच में बातें बताई थी कि फाइनली कन्नौज पर कब्जा भी प्रतिहार करते हैं। हालांकि इसमें जीतने वाली पावर तो राष्ट्रकूट थी, लेकिन राष्ट्रकूट साउथ में बैठ के नॉर्थ को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए कब्जा किसका हुआ था इस पे? प्रतिहारों। तो जिन दिनों प्रतिहारों की लड़ाई चल रही थी, भीनमाल वाले प्रतिहारों की लड़ाई चल रही है कन्नौज को लेके, तब इनकी पालों से एक लड़ाई होती है। पालों की राजधानी थी मुंगेर। कौन सी थी? बिहार के अंदर एक जगह पड़ती है मुंगेर। किसकी राजधानी थी? और यहां पर एक लड़ाई होती है वत्सराज और पालों के राजा के बीच, और पालों के राजा का नाम था धर्मपाल। क्या नाम था? किस किस के बीच लड़ाई हुई बताओ? वत्सराज और धर्मपाल। कौन सा युद्ध हुआ? वत्सराज अपने कहां का राजा? कौन से वंश का? और इसके सामंत कौन है?
मंडोर के प्रतिहार। कहां के प्रतिहार? मंडोर। और मंडोर का प्रतिहार कौन है? तो अपने मंडोर वाले अभिलेखों में लिखा हुआ है कि मुंगेर का युद्ध वत्सराज को कक ने जितवाया था। मंडोर का युद्ध, सॉरी, मुंगेर का युद्ध वत्सराज को, इसका मतलब वत्सराज और धर्मपाल के बीच में जब मुंगेर का युद्ध हुआ है, मंडोर से लड़ने के लिए कौन गया है? कक। कक वीरता से लड़ा होगा, तो जीतने में मुख्य भूमिका किसने निभाई होगी? पहले बड़ी बात लिखो, मुंगेर के युद्ध में, इन बैटल ऑफ मुंगेर, मुंगेर बिहार में पड़ता है, मुंगेर के युद्ध में, इन बैटल ऑफ मुंगेर, इसने भीनमाल के वत्सराज प्रतिहार की सहायता की थी। ही हेल्प्ड वत्सराज प्रतिहार ऑफ भीनमाल। इसने भीनमाल के वत्सराज प्रतिहार की सहायता की थी। ही हेल्प्ड वत्सराज प्रतिहार ऑफ भीनमाल। इसने भीनमाल के वत्सराज प्रतिहार की सहायता की थी। He helped वत्सराज प्रतिहार ऑफ भीनमाल। भीनमाल की किसकी सहायता की? वत्सराज प्रतिहार की। किसने? किसने? कक। कक के लिए कहते हैं कक बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था। रीजनिंग तो बिना कॉपी पेन की कर लिया करता था। कविता हाथों हाथ किसी को देखते कविता बोल दिया करता। और ग्रामर तो पूछो ही मत भाई साहब। एस्ट्रोलॉजी मुंह देख के बता देता भविष्य क्या है, हाथ देखने की आवश्यकता ही नहीं थी। कौन कौन से सब्जेक्ट आते थे उसको? तर्क मतलब लॉजिक, काव्य मतलब पोइट्री, ग्रामर और एस्ट्रोलॉजी। कौन कौन सब्जेक्ट बताओ? इन सब्जेक्ट का विद्वान कौन था? यह तर्क, काव्य, व्याकरण तथा ज्योतिष का विद्वान था, या ज्योतिष का ज्ञाता था। ही वॉज ए स्कॉलर ऑफ लॉजिक, पोइट्री, ग्रामर एंड एस्ट्रोलॉजी। यह तर्क, काव्य, व्याकरण तथा ज्योतिष का ज्ञाता था। ही वॉज ए स्कॉलर ऑफ लॉजिक, पोइट्री, ग्रामर एंड एस्ट्रोलॉजी। किस किस का ज्ञाता था बताओ देखिए? तर्क, काव्य। कोई पूछेगा मंडोर का कौन सा प्रतिहार राजा ज्योतिष तथा व्याकरण का ज्ञाता था? कक। कौन सा था? कक। यह कक कौन कौन से सब्जेक्ट का ज्ञाता था? आप इनमें से कौन से सब्जेक्ट के ज्ञाता हैं? एस्ट्रोलॉजी आती है तेरे को? हाँ? तर्क आता है? रीजनिंग सबको आती है क्या? ऐसे कितने लोग जिनको रीजनिंग भी नहीं आती? क्या बात करते हो, रीजनिंग नहीं आती? तो तुम्हें तैयारी बंद कर देनी चाहिए। अरे हर आदमी को रीजनिंग तो आनी चाहिए। रीजनिंग का मतलब है खोपड़ा काम करना, कि आपको बताओ सही क्या है गलत क्या है। रीजनिंग का मतलब ये होता है। ये नहीं पता तुम्हें? जीवन में नहीं पता सही क्या है गलत क्या है? पता है? सीढ़ियां उल्टी उल्टने लग जाता है क्या तुम? सबको पता था, रीजनिंग सबको आती है। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। यदि कोई स्टूडेंट कहे कि उसको रीजनिंग नहीं आती है तो उसके घर वालों को उसको आगरा में भर्ती करवा देना चाहिए। आगरा में पागल खाना है। ये कैसे हो सकता? कोई कैसे बोल सकता है उसको रीजनिंग नहीं आती? रीजनिंग दुनिया में सबको आती है। आप ये कह सकते हो किसी को कम आती है, किसी को। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है सबको सबको आता है। आप क्लास में शुरू थोड़ी हो गया रीजनिंग? अच्छा, अभी तक एक भी हुई नहीं ऐसी कोई क्लास मैथ्स की? बड़े बड़े सब्जेक्ट चल रहे हैं क्या अभी तक? चलो अगला राजा लिखो। अगला लिखो बाउक। पहाड़े कहां तक आते हैं तुम्हें? पहाड़े 25 तक आते हैं? 25 तक आते हैं तेरे को? 23, 24 करने थे, बाकी सब आते हैं। बता भाई, 8 बता। 88 बोलो। अरे अब 88 बोल के भी बोल देती। 176 भाई, 22 चौके 88। मैं भाई 8 पूछ रहा हूं तो डबल कर दे 88 के। ये रीजनिंग है ना? इसने 22 चौके बोला, मेरा दिमाग काम किया कि भाई 8 तो मेरे को भी नहीं आ रहा, पर 22 चौके 88 तो ये बोल ही गई।
तो 88 का डबल कर देते हैं, तो जोड़ना तो आए, तो 88 का डबल कितना हो जाएगा? इतनी रीजनिंग, हाँ मैं 15 मिनट रीजनिंग पढ़ा दिया करूं, मैं नाच के नहीं दिखा दूं तुम्हें? आते 15 मिनट घुंघरू लेके हम बांधे गए, मनोरंजन हो गया बच्चा। ठीक करते यार, कोई इज्जत नहीं है मास्टर की, इसलिए जिंदगी में कुछ ही बनना है अपने पर। चलो क्या इज्जत है, तू चलते बेइज्जती कर देती है, दिन में 3 बार करती है। अगला कौन है बताओ, देखे बाउक, क्या नाम है? बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। इस बाउक ने एक अभिलेख लगवाया था, उस अभिलेख का नाम है बाउक प्रशस्ति। क्या नाम है? 837 ईस्वी की। कब की है? राजधानी कौन सी थी इनकी? तो इसने मंडोर के विष्णु मंदिर में लगवाई। मंडोर के बाद में विष्णु मंदिर टूट गया, तो वो पत्थर पे लिखवाते थे। अब वो पत्थर होता क्या था भाई, मंदिर के जो पत्थर है उनमें एक पत्थर पे कहते लिख दो। अब वो मंदिर टूट गया तो पत्थर इधर उधर हो गए, तो प्रशस्ति वाला पत्थर भी इधर उधर हो गया। बाद में जोधा ने जब परकोटे वगैरह बने, जोधपुर बसाया था, तो जोधपुर के परकोटे मालदेव ने बनवाए थे बाद में, तो वो जो पत्थर था मंडोर वाला, जो प्रशस्ति वाला पत्थर था, वो किसी ने परकोटे में लगा दिया, जोधपुर के परकोटे में। बाद अब ये इतिहास के बारे में अभिलेख ढूंढना रहे तो अब शुरू हुए हैं, ये कोई पुरानी बातें थोड़ी है, ये वापस इन अभिलेखों को ढूंढना है। ये गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, इन्होंने शुरू किया, यार इन अभिलेखों को ढूंढो, इनमें पता लगाओ क्या क्या है। तो कि ओझा जी ने सब कहा भाई सब लोग बताओ किसके पास कौन से अभिलेख पड़े हैं, किसी को जानकारी हो, तो लोगों ने अभिलेखों को बताना शुरू किया। तो जाके देखा कि साहब एक जोधपुर के परकोटे में एक अभिलेख लगा हुआ, पढ़ो तो उसमें जानकारी मंडोर की लगा हुआ। कहां पर है? जबकि जोधपुर तो कल बसा यार, मंडोर के तो बहुत बाद में जोधपुर बसा, 1459 का है जोधपुर। तो यार ये यहां कहां से आया? फिर पता चला कि बाउक लगवा के गया था विष्णु मंदिर में, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि विष्णु मंदिर में लगा हुआ है, यहाँ परकोटा है, तो परकोटे में विष्णु मंदिर थोड़ी है कोई। तो ये विष्णु मंदिर में था, वो टूट गया होगा, इसलिए बाद में वो पत्थर किसी ने लाके कहां पे लगा दिया होगा। फिर पता चला अभिलेख है किसका, कि बाउक का अभिलेख है, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया। तो एक सवाल पूछा, बाउक प्रशस्ति कौन से वंश के बारे में जानकारी देती है? कहां के प्रतिहार, कब की है बाउक प्रशस्ति? लिखो, मंडोर के विष्णु मंदिर में, इन विष्णु टेम्पल ऑफ मंडोर, मंडोर के विष्णु मंदिर में, इन विष्णु टेम्पल ऑफ मंडोर, इसने एक अभिलेख लगवाया था, इसने एक अभिलेख लगवाया था। ही गोट इंस्टॉल्ड एन इंस्क्रिप्शन, ब्रैकेट में 837 ईस्वी लिखना। इसने एक अभिलेख लगवाया था, ही गोट इंस्टॉल्ड एन इंस्क्रिप्शन, इसने एक अभिलेख लगवाया था, ही गोट इंस्टॉल्ड एन इंस्क्रिप्शन, जिसे बाउक प्रशस्ति कहा जाता है, विच इज कॉल्ड एज बाउक यूलोजी, जिसे बाउक प्रशस्ति कहा जाता है, विच इज कॉल्ड एज बाउक यूलोजी। क्या कहा जाता है इसको? बाउक प्रशस्ति। फिर बाउक का छोटा भाई राजा बनता है, छोटे भाई का नाम था कक्कुक। लिखो, कक तो हमने रख लिया, एक बार कह और लगा दो तो हो गया कक। फिर किसी ने कहा कक बोला नहीं जा रहा, तो ऊ की मात्रा तो लगाओ, तो क्या हो गया? कक्कुक। बाउक का भाई था ये कक ना। कक के 2 बेटे हैं, कक के एक बेटे का नाम है बाउक, एक बेटे का नाम है कक्कुक। और फिर कक पढ़ा हमने, तर्क ज्योतिष वाला गया था, उसके 2 बेटे हुए थे, एक का नाम क्या था? एक का, तो कक ने कहा मेरा नाम कक है, एक का और लगा दो, तो छोटे बेटे को जगह कक कक कक। फिर किसी ने कहा ऊ की मात्रा लगाओ, तो क्या हो गया? कक। देखो यह बाउक का छोटा भाई था, ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ बाउक। नाम से ही रखते थे, स्टाइलिश नाम याद हो जाएंगे आपके सारे। आप कहते रहते हो सर हर जगह जय सिंह आ गया, मेवाड़ में भी जय सिंह आ गया, अलवर में भी जय सिंह आ गया, इतने जय सिंह कैसे याद रहेंगे? कक्कू को भूल के बताओ देखे आप। अब आप ये कहना कक्कू कहां आ गया, कक्कू केवल कहां है मंडो। यह है बाउक का छोटा भाई था, ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ बाउक। दो जगह, एक तो राजधानी कौन सी थी इनकी? मंडोर। एक मंडोर के पास में एक जगह पड़ती है घंटियाला, क्या बोलते हैं? वही मंडोर के पास जोधपुर में। आजकल इसको घंटियाला कहते हैं, इसका पुराना नाम था रोइन स्कूप। क्या नाम था?
कूप का मतलब होता है कुआं। कूप का मतलब क्या होता है? ये हमने कई बार पढ़ा है। पहले जो तालाब कुएं बनवाते उनके नाम पे शहर हुआ करते थे। बाद में पहले संस्कृत का थोड़ा इस्तेमाल करते थे, नाम कूप ही लिख दिया। फिर धीरे धीरे हमने सर लगाने शुरू कर दिए। कोडम दे सर, लूणकरण सर, है ना, ये सर लगाते। सर का मतलब तालाब है, अपने आप लिखो। सुनो, अच्छा क्या लिखना, क्या दो दो जगह, एक तो कहां पे मंडोर और एक कहां पे घंटियाला। घंटियाला का पहले क्या बोलते, यहां पे दो जगह इसने विजय स्तंभ लगवाए थे। क्या लगवाए? तो अब अभिलेख में विजय स्तंभ नहीं लिखा, उनको लिखा हुआ है जय स्तंभ। क्या लिखा? और बात तो एक जय विजय का मतलब है तो जीत, मतलब ये कोई जीता होगा, जीतने के बाद इसने दो जगह विजय स्तंभ लगवा दिए, एक तो मंडोर और एक कहां पे, देखो मंडोर तथा घंटियाला में, इन मंडोर एंड घंटियाला, ब्रैकेट में रोहिन स्कूप लिखना भाई। मंडोर तथा घंटियाला में, इन मंडोर एंड घंटियाला, मंडोर तथा घंटियाला में, इन मंडोर एंड घंटियाला, मंडोर तथा घंटियाला में, इन मंडोर एंड घंटियाला, इसने जय स्तंभ लगवाए थे। इसने जय स्तंभ लगवाए थे। ही बिल्ट विक्ट्री टावर्स। इसने जय स्तंभ लगवाए थे। ही बिल्ट विक्ट्री टावर्स। क्या लगवाए थे? जय स्तंभ लगवाए थे। अच्छा, अब ये तो समझ में आ गया मंडोर में तो क्यों लगवा रहा है, क्योंकि मंडोर उसकी क्या है, राजा। तो घंटियाला में क्यों लगवा रहे हो? वैसा वहां क्या पड़ा था, तो आप ये मान लो कि जैसे गोहिलों के लिए नागदा और आहड़, नागदा और आहड़, तो आहड़ क्यों थी राजधानी? वैसे वैसे इनका जो व्यापारिक केंद्र था वो कौन सा था? लिखो, इसने घंटियाला में बाजार का निर्माण करवाया था। ही सेटअप ए मार्केट इन घंटियाला। इसने घंटियाला में बाजार का निर्माण करवाया था। ही सेटअप ए मार्केट इन घंटियाला। इसने घंटियाला में बाजार का निर्माण करवाया था। ही सेटअप ए मार्केट इन घंटियाला। अब बताओ, जहां बाजार वगैरह होगा वहां पे धन ज्यादा होगा कम होगा? तो लूटपाट भी ज्यादा होगी कम होगी? तो वहां पे लूटपाट करने वाले दो लोग थे, एक तो भील और एक आभीर। कौन कौन बताओ? कोई जातियां रही होगी उस समय की, ये विद्रोह करती होगी लूटपाट करने के लिए, इन दोनों का विद्रोह दबाता है। किस किस का विद्रोह? देखो, इसने भीलों तथा आभीरों का विद्रोह दबाया था। He suppressed revolts of भील्स एंड आभीर्स। इसने भीलों तथा आभीरों का विद्रोह दबाया था। He suppressed revolts of भील्स एंड आभीर्स। इसने भीलों तथा आभीरों का विद्रोह दबाया था। He suppressed revolts of भील्स एंड आभीर्स। भीलों तथा आभीरों का विद्रोह दबाया था। फिर इसने घंटियाला में दो अभिलेख लगवाए थे। कितने अभिलेख? 861 ईस्वी की। कब के? लिखो, इसने घंटियाला में दो अभिलेख लगवाए थे। He got installed two inscriptions in घंटियाला। इसने घंटियाला में दो अभिलेख लगवाए थे। He got installed two inscriptions at घंटियाला। He got installed two inscriptions at घंटियाला। इसने घंटियाला में दो अभिलेख लगवाए थे। ब्रैकेट में लिखना भाई, 861 ईस्वी। घंटियाला में कितने अभिलेख लगवाए? अब सुनना, देखो मेरी बात, उनको दोनों को घंटियाला अभिलेख ही कहते हैं। एक बार लिखना मत, बाद में लिखेंगे, पहले थोड़ा समझ लो। दो अभिलेख है। एक अभिलेख जिस जगह से मिला उस जगह का नाम है माता की साड़। क्या नाम है? मैंने बताया था साड़ का मतलब कमरा। मंडोर में 33 करोड़ देवी देवताओं की साड़ है, वैसे वैसे क्या हो गई? माता की साड़। ऐसा कहते हैं कि ओरिजिनली तो एक जैन मंदिर था। ओरिजिनली क्या था? तो किसी टाइम में तो जैन मंदिर था, फिर कोई आक्रमणकारी आए, जैनों वाली मूर्ति तोड़ के चले गए, तो मंदिर तो पड़ा है और मूर्ति उसकी तोड़ दी गई, तो किसी ने लाके माता जी की रख दी।
यार मंदिर तो है, मूर्ति तो तोड़ के गए, तो जैन वाली हट गई, वहां पे किसकी आ गई? माता जी। तो फिर लोगों ने नाम क्या बना दिया? माता जी। एक सवाल तो ये कि घंटियाला की माता की साड़ ओरिजिनली क्या था? जैन मंदिर। वहां पर इसका एक अभिलेख मिला। कौन सी जगह से? माता की साड़। कौन सी जगह से? माता। जो कि ओरिजिनली क्या था? और ये जो मिला है ना अपने को अभिलेख, ये प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा के अंदर। प्राकृत के अंदर है। एक इसे थोड़ा सा आगे चलने के बाद इसी गांव के अंदर एक जगह और है, उसका नाम है खाखू देवल। क्या नाम है? अच्छा, देवल का मतलब वो जगह जहां पे कोई सती माता होती। क्या होती? कोई सतियां हुआ करती उन जगह को, और बाद में क्या बोलते? देवल, देवली ऐसे बोलने लग जाते। तो खाखू देवल नाम की जगह, यहां पर एक अभिलेख है संस्कृत में। किसमें? डिटो सेम है दोनों, बस ये प्राकृत में, ये किसमें है? उस समय क्या है, पढ़े लिखे लोगों की भाषा कौन सी थी? और जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते उनकी, आप हिंदी इंग्लिश वाला मान लो, है ना, कि बोलचाल की भाषा हिंदी है, और जो कोई विद्वान हो तो उनको क्या है? इंग्लिश। दोनों लिखी उसने। यदि किसी को प्राकृत समझ में आती तो किसमें पढ़ ले? प्राकृत। और यदि संस्कृत आती तो किसमें पढ़ ले? संस्कृत। एक पिलर के ऊपर है ये वाला अभिलेख। एक पिलर है, उस पिलर के चारों साइड में लिखा उसने, जैसे पिलर इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। इस पिलर के ऊपर गणेश जी बने हुए, इसलिए इस पिलर का नाम है गणपति स्तंभ। क्या नाम है? गणपति स्तंभ का दो, या गणपति पिलर का दो, कुछ ही बात कर दो। तो ये खाखू देवल अभिलेख भी कहलाता है, या क्या कहलाता है? तो घंटियाला में कितने अभिलेख है? दो। कब के? 861। पहला कौन सी जगह से? जो कि ओरिजिनली क्या था? कौन सी भाषा में? दूसरा कौन सी जगह से? कौन सी भाषा में? कौन से स्तंभ पे? लिखवा दूं, समझ जाओगे? लिखो, ए भी लगा के लिखते हैं, पहले ए लगा के लिखो। यह अभिलेख माता की साड़ नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। ब्रैकेट में जैन मंदिर लिखना। दिस इंस्क्रिप्शन इज कलेक्टेड फ्रॉम प्लेस नाम्ड माता की साड़। यह अभिलेख माता की साड़ नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। दिस इंस्क्रिप्शन इज कलेक्टेड फ्रॉम प्लेस नाम्ड माता की साड़। यह अभिलेख माता की साड़ नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। दिस इंस्क्रिप्शन इज कलेक्टेड फ्रॉम प्लेस नाम्ड माता की साड़। माता की साड़ नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, जो कि प्राकृत भाषा में लिखा गया है, विच इज एनग्रेव्ड इन प्राकृत लैंग्वेज। जो कि प्राकृत भाषा में लिखा गया है, विच इज एनग्रेव्ड इन प्राकृत लैंग्वेज। जो कि कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में लिखा गया। लाइन चेंज करके बी लिखो। यह अभिलेख खाखू देवल नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। दिस इंस्क्रिप्शन इज कलेक्टेड फ्रॉम प्लेस नाम्ड खाखू देवल। यह अभिलेख खाखू देवल नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। दिस इंस्क्रिप्शन इज कलेक्टेड फ्रॉम प्लेस नाम्ड खाखू देवल। ब्रैकेट में लिखो चार अभिलेख। वास्तव में चार है, चारों तरफ लिखे हुए, तो उन चारों को मिला के एक बनता है। इसी के ब्रैकेट में लिख लो चार अभिलेख फॉर इंस्क्रिप्शंस। लाइन चेंज करके लिखो। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इट इज एनग्रेव्ड इन संस्कृत लैंग्वेज। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इट इज एनग्रेव्ड इन संस्कृत लैंग्वेज। इसे गणपति स्तंभ अभिलेख भी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज गणपति पिलर इंस्क्रिप्शन ऑल्सो। इसे गणपति स्तंभ अभिलेख भी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज गणपति पिलर इंस्क्रिप्शन ऑल्सो।
क्या कहा जाता है इसको? गणपति स्तंभ अभिलेख भी कहा जाता। अब सुनना, देखो एक बात और, ये जो दोनों अभिलेख है, इनके जो रचयिता है उसका नाम लिखा हुआ मग। क्या लिखा हुआ है? और इनके जो उत्कीर्णक है, उत्कीर्णक समझते हो, उसका नाम लिखा हुआ है कृष्णेश्वर। क्या नाम लिखा है? उतारो देखे, दोनों के है ना। अब और सुना, देखो मग है ना, मग, मग वास्तव में नाम नहीं, मग ब्राह्मणों की जाति होती है, और ये बाहर से आए थे, अपने इंडियन नहीं थे, बाहर से आए हुए लोग थे। तो मग ब्राह्मणों की जानकारी देने वाला अभिलेख भी घंटियाला है। तो नीचे एक लाइन चेंज करके लिखो और अलग से बॉक्स बंद कर लेना। घंटियाला अभिलेख मग ब्राह्मणों की जानकारी देता है। घंटियाला इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट मग ब्राह्मण्स। घंटियाला अभिलेख मग ब्राह्मणों की जानकारी देता है। घंटियाला इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट मग ब्राह्मण्स। अलग से बॉक्स बंद कर लो ना, दिख जाएगा थोड़ा। प्रतिहारों ने दो जगह राज किया, कहां कहां पे? ये तो मंडोर, और एक कहां पे? भीनमाल। भीनमाल वाले प्रतिहार हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे? क्योंकि उनके साथ हम पाल और राष्ट्रकूट पढ़ने पड़ते हैं। पाल और राष्ट्रकूट बंगाल और महाराष्ट्र के, राजस्थान जी के में तो पढ़ नहीं सकते, तो फिर वो कहां पर आएंगे? क्योंकि इन तीनों की लड़ाई है। फिर मैं बताऊंगा प्रतिहारों की लड़ाई पालों से भी, पालों की लड़ाई राष्ट्रकूटों से भी। जब तक हम पाल राष्ट्रकूट नहीं जानते तब तक उन लड़ाइयों को भी समझ ही नहीं सकते। तो भीनमाल वाले प्रतिहार तो कहां पढ़ेंगे? मंडोर वाले हमने पढ़ ही लिए। मिडिवल हिस्ट्री खत्म। बोलो गिरिराज जी महाराज की। अच्छा, मैंने 2-3 ताम्र पत्र कहे थे, लिख लो, ये लिख लो लास्ट में। अब ये खत्म हो गई, पेज चेंज करके लिख लो। या मेवाड़ वाले में जगह पड़ी तो मेवाड़ वाले में लिख लो। 3 ताम्र पत्र लिखने हैं। मेवाड़ के वो तीनों ताम्र पत्र, मेवाड़ वाले में जगह लास्ट में, तब तो मेवाड़ में लिख लो। मेवाड़ में या गोहिलों में, जिसमें भी जगह, और नहीं है तो फिर लास्ट में तो लिखना ही है अपना। सिलेबस में क्या क्या है अपने? तू बता क्या है सिलेबस, तूने भी देखा होगा। हाँ हाँ, कहीं लिख लो, या तो गोहिलों में लास्ट में जगह बची है वहां लिख लो, या मेवाड़ में जगह तो वहां लिख लो। 6-7 लाइनों का काम है जी। अरे बातें नहीं बही रहे, जहां जाए वहां लिख लो, नहीं आए तो अलग लिख लेना एक। तुम टाप, तुम्हारी रीजनिंग वास्तव में कमजोर है। क्यों बच्चों की तरह करते हो? इतने पेज में आ जाएगा क्या? यहां नहीं लिख पाया, अलग लिख लिया तो फिर तो कयामत आ जाएगी। लिखो आहड़ ताम्रपत्र, 1206 ईस्वी। अच्छा, आहड़ ताम्रपत्र, आहड़ कॉपर प्लेट कब का है? अच्छा, मैंने कभी पहले बताया था, ताम्रपत्र बेसिकली तब जारी किए जाते जब किसी को जमीन देते। जमीनों के पट्टे हैं, पट्टा पट्टा समझते हो? तो आजकल पट्टा कागज में लिख के देते हैं। अब तो कागज नहीं, धीरे धीरे तो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा पूरा सिस्टम है ना। तो बस कंप्यूटर में, आपके पास मोबाइल में होगा कि भाई साहब ये देख लो मेरे पास है, अभी भी है। लाइसेंस और सब लोग आजकल रखने लग ही गए। अब ये देख लो, मार्कशीटें सब होने लग गई। तो पहले पट्टे जो थे वो किस पे लिखे देते? ताम्रपत्र।
ताकि फटे नहीं, गले नहीं, कुछ छीन ना ले, तो ताम्रपत्र होते। तो आहड़ ताम्रपत्र चालुक्य राजा भीम सेकंड का है। कौन से राजा का? चालुक्य राजा भीम सेकंड का। कब का है? आप देख लो 1206 के आसपास भीम सेकंड ही है। भाई भीम सेकंड की लड़ाई होती है पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान 1192 के अंदर है, तो उसके आसपास ही है, वही राजा सेम है आपका भीम सेकंड है। भीम सेकंड आहड़ में किसी को जमीन दान में दे रहा है। किसको? किसको? आहड़। किसी को कहां पर जमीन दे रहा है? आहड़ में। इसलिए वो क्या जारी करता है? ताम्र। इसका मतलब आहड़ पे किसका कब्जा है? भीम सेकंड कौन से वंश का था? इसलिए बाद में हम पढ़ते हैं जयत्र सिंह राजा बनता है 1213 में, वो चालुक्यों से आहड़ छीनता है। चालुक्यों से। तो आहड़ पर चालुक्यों का कब्जा था, ये जानकारी कहां से मिलती है? एक यहां से मिल रही है अपने आप। कब की जानकारी है? कौन से राजा की? भीम सेकंड। पर इसमें बाद में सब राजाओं की वंशावली है, तो इसमें मूलराज से लेके भीम सेकंड तक की वंशावली है। कहां से? सबके नाम लिखे हैं उसके अंदर। लिखो। इस ताम्रपत्र के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस कॉपर प्लेट, इस ताम्रपत्र के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस कॉपर प्लेट, चालुक्य राजा भीम सेकंड ने भूमि का दान दिया था। चालुक्य किंग भीम सेकंड डोनेटेड लैंड, ब्रैकेट में गुजरात लिखना। चालुक्य राजा भीम सेकंड ने भूमि का दान दिया था। चालुक्य किंग भीम सेकंड डोनेटेड लैंड। चालुक्य राजा भीम सेकंड ने भूमि का दान दिया था। चालुक्य किंग भीम सेकंड डोनेटेड लैंड। भीम सेकंड ने भूमि का क्या दिया था? दान। लाइन चेंज करके लिखो। यह ताम्रपत्र मूल राज से लेकर भीम सेकंड तक चालुक्य राजाओं की वंशावली बताता है। यह ताम्रपत्र मूल राज से लेकर भीम सेकंड तक चालुक्य राजाओं की वंशावली बताता है। दिस कॉपर प्लेट मेंशंस genealogy of Chalukya kings from Mulraj to Bhim II. This copper plate mentions genealogy of Chalukya kings from Mulraj to Bhim II. यह ताम्रपत्र मूलराज से लेकर भीम सेकंड तक चालुक्य राजाओं की वंशावली बताता है। मूलराज से लेकर भीम सेकंड तक चालुक्य राजाओं की वंशावली बताता है। मेंशंस genealogy of Chalukya kings from Mulraj to भीम सेकंड। अगला लिखो खेरोदा ताम्रपत्र। खेरोदा कॉपर प्लेट। कौन सा ताम्रपत्र है? कब का है? आहड़ खेरोदा सब उदयपुर के गांव है ये। अब बताओ 1437 में मेवाड़ का राजा कौन था? कुंभा। कौन है? सारंगपुर का युद्ध पड़ा उस समय। कुंभा एकलिंग जी के पास में। किसके पास में? एकलिंग जी मतलब नागदा। कुंभा ने एकलिंग जी के पास को जमीन का दान दिया था। उस किसान को जो पट्टा दिया गया उस पट्टे का नाम क्या? देखो इस ताम्रपत्र के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस कॉपर प्लेट, इस ताम्रपत्र के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस कॉपर प्लेट, कुंभा ने एकलिंग जी के समीप भूमि का दान दिया था। कुंभा डोनेटेड लैंड नियर एकलिंग जी। कुंभा ने एकलिंग जी के समीप भूमि का दान दिया था। कुंभा डोनेटेड लैंड नियर एकलिंग जी। एकलिंग जी के समीप भूमि का दान दिया। तीन बातें हैं इसमें ताम्रपत्र में। एक तो उस समय सिक्के कौन कौन से चलते थे, मतलब मुद्राएं। एक उस समय मारक कौन कौन से थे, मतलब रूट्स। एक उस समय मंदिर कौन कौन से थे, मतलब टेम्पल्स। क्या क्या जानकारियां बताओ देखो। मुद्रा, मारक और मंदिर लिख लो। यह ताम्रपत्र मुद्रा, मारक तथा मंदिरों की जानकारी देता है। दिस कॉपर प्लेट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट कॉइन्स, रूट्स एंड टेम्पल्स। यह ताम्रपत्र
मुद्रा मारक तथा मंदिरों की जानकारी देता है। दिस कॉपर प्लेट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट coins, रूट्स एंड टेम्पल्स। मुद्रा मारक तथा मंदिरों की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है? एक और लास्ट लिख लो, चिकली ताम्रपत्र। उदयपुर में गांव है सब। चीखली में केवल इतनी बात याद रखनी, उस समय जो टैक्स लगते थे ना, है तो वही जमीन के दान का पट्टा है, लेकिन उस समय के टैक्स की जानकारी है इसमें, तो अपने काम की बात हो, ये लिखो। यह ताम्रपत्र कर व्यवस्था की जानकारी देता है। दिस कॉपर प्लेट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट टैक्सेशन सिस्टम। यह ताम्रपत्र कर व्यवस्था की जानकारी देता है। दिस कॉपर प्लेट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट टैक्सेशन सिस्टम। एक ताम्रपत्र मेरा लिखा हुआ है वह पूर्व, है ना, कर्मावती ने जौहर से पहले जमीन का दान दिया था, वो जानकारी किसमें है? पूर्व। आपने क्या, राजस्थान सरकार एक बुक निकालती है राजस्थान इतिहास की ना, हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक्स आती है, उसमें 4 ही ताम्रपत्र दे रखे हैं, आहड़, खेरोदा, चीखली और पूर्व। आरपीसी के पुराने सवाल देखना आप उठा के, वो इन 4 ताम्रपत्र से बाहर नहीं जा रहा। इसका मतलब ले दे के वो इन 4 के आसपास ही घूम रहे। तो यदा कदा कोई एक आधा कोई अलग पूछ लिया तो भले ही पूछ लिया, बाकी वो 4 ये महत्वपूर्ण है। कौन कौन से बताओ? आहड़, खेरोदा। आहड़ कब का? 1206। कौन से राजा का? भीम सेकंड। और भीम सेकंड ने कहां पे दान दिया है? आहड़ में। कहां से कहां तक के राजा? अब वो क्वेश्चन घुमा के ये पूछ लेंगे कि भाई चालुक्य ने आहड़ पर अधिकार कर लिया था, ऐसा उनके कौन से ताम्रपत्र से पता चलता है? कौन से? आहड़। या कई बार क्वेश्चन वैसे कि आहड़ को चालुक्यों से मुक्त करवाने वाला चैत्र सिंह था, पर चालुक्यों का आहड़ पर कब्जा था, इसकी जानकारी कौन सा ताम्रपत्र देता है? आहड़ देता है हमें। अगला कौन सा आपका? खेरोदा। खेरोदा कौन से राजा के टाइम का है? कुंभा। और कुंभा ने किसके पास में दान दिया? एकलिंग जी तो अपने आप में मंदिर है, तो ये तो मंदिरों की जानकारी हो गई। फिर कौन से, अब क्या किसी को जमीन दान में दे तो बताते ना कि ये खेत है कहां। अभी भी होता है कि साहब इतने नंबर से लेके इतने नंबर के बीच में खेत होगा, इस रास्ते के ऊपर खेत होगा पूरा, उसमें रास्ते हैं कि यहां से यहां जो रास्ता जा रहा है उसके बीच में इतने से लेके इतने नंबर तक की जो जमीन है वो फलाना नदी को दी जा रही है, तो रास्ते हो गए। फिर उसमें ये लिख के देते हैं कि जितनी जमीन दे रहे हैं वहां की कितनी इनकम होगी। तो इनकम किस में? सिक्कों में गिनते, तो सिक्के क्या हो गई? मुद्रा। तो किन किन चीजों की जानकारी होगी? मुद्रा और चीखली ताम्रपत्र। साफ साफ किसके बारे में? टैक्स। किसके बारे में बताता है? टैक्स। पढ़ो मंडोर वाले, अभी पढ़ लो, अभी मैं पूछूंगा। मंडोर ये छोटे छोटे हैं, याद नहीं होते यूं। मंडोर वाले अभी 4-5 जो है याद करो। जिसमें ज्यादा जानकारियां होती है वो जल्दी याद होते हैं, जिसमें कम जानकारियां होती है उनमें। अरे 15 मिनट बैठ जा रहे हैं, ओ बैठ याद कर। 15 मिनट में तेरे अभी गला सूख जाएगा जैसे।
कुछ हाँ हाँ हाँ, क्या लिखा हुआ है? तमणी कहां लिखा हुआ है? किसमें? गलत लिख दिया होगा तो पीडीएफ पढ़ा, कोई टाइम की एरर हो गई होगी उससे। हाँ 64, काट दे पीडीएफ में। मैं साक्षात तेरे सामने बैठा, वो तो मान नहीं रही, पीडीएफ मान रही है। मतलब तुम्हें मैं जो बताता हूं उसके अलावा बाकी दुनिया में जहां जहां कुछ भी लिखा वो सब सही लगता है, मेरे चेहरे को लगता है ये झूठा है पक्का। पढ़ ले तू, मैं पूछूंगा तेरे से अभी। हाँ हाँ, उदयपुर। पुराने क्वेश्चन निकालते हो क्या तुम लोग? आरपीसी के पुराने पेपर निकालते हो? जैसे मेवाड़ हो गया तो मेवाड़ के निकाले, मारवाड़ हो गया तो ऐसे निकाले, नहीं निकाले तो अब निकालना है ना। बुक्स मिल जाती है मार्केट में आरपीसी के पुराने पेपर्स की, उसमें केवल अपने राजवंश राजवंश पढ़ लिए हमने सारे, राजवंशों के सारे क्वेश्चन निकालना। तो मान लो आपको राजवंशों के क्वेश्चन मिलेंगे, आज दिन तक सारे आरपीसी ने घुमा फिरा के पूछ ली 100, इतने ही बनते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। कुंभागा इसमें भी पूछ लिया, उसमें भी पूछ लिया, उसमें पूछ लिया, सो ऑन। अब 100 निकालोगे तो बाद में आपको पता चलेगा यार इनमें 90 तो नोट्स में से 10 नोट्स में से नहीं है। एक तो वो जो 10 नहीं है वो लिखना, वो ऐसी कोई बात होगी जो कभी एक आधी बार किसी एग्जाम में पूछ ली, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती तो अपने नोट्स में नहीं लिखते यार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम नोट्स में वही लिखते हैं जो फ्रिक्वेंट पूछे जाने वाले सवाल होते हैं, यार यहाँ से पक्के पक्के पूछते हैं तो ये तो याद करके जाते हैं अपने। एक वो 10 एक लिखना। एक थोड़ा और ध्यान देना कि जो 100 सवाल राजवंशों के पूछे में, उनमें से कितने सवाल में ये पूछा कि ये कहाँ है, ये जगह कहाँ है, एक बार भी नहीं। कि चीखली कहाँ है, खेरोदा कहाँ है, आहड़ कहाँ पे है, खानवा कहाँ पर है, गए जमाने इनके, नहीं पूछते, ऐसा कोई सवाल नहीं पूछते ना। ये पूछते हैं कब हुआ है? कब और कहां दोनों गायब हो गए। हिस्ट्री का मतलब कब और कहां है ही नहीं। हिस्ट्री का मतलब वास्तव में यह है परिजात मंजरी किसने लिखी। हिस्ट्री का मतलब यह है कि मुंज परमार की उपाधि वाकपति राज थी या नहीं थी, है ना। हिस्ट्री का मतलब यह है कि सरस्वती कंठा भरण की दीवारों पर कौन कौन सी लाइनें थी अजमेर में, है ना। हिस्ट्री का मतलब यह है कि जो आपके, मैं अभी देखो अभी लेटेस्ट किसी के एग्जाम के मेरे को एक दिन क्वेश्चन भेजे किसी ने, 2-4 दिन पहले टेस्ट सीरीज वालों ने मेरे को क्वेश्चन भेजा एक। देखो कौन कौन से क्वेश्चन है मैं बताता हूं ना, सुनो देखो। 2.5 दिन के झोंपड़े में हरकेली नाटक के अलावा किस रचना को खुदवाया गया था? किसको? क्वेश्चन है इसके, जो जो इधर वाले क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी किताबें महाराणा कुंभा के प्रसिद्ध शिल्पी गोविंद द्वारा लिखी गई थी? उद्धार धोरिणी, कला निधि, राजवल्लभ और द्वार दीपिका। राजवल्लभ है, राजवल्लभ मंडन की है, बाकी सारी है। देखो एक क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा, फिर भी आप अंदाजा लगाओ। खानवा युद्ध के दौरान बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को शांति का प्रस्ताव भेजा? चंदेरी का मेदिनी राय, मारवाड़ का गंगा, डूंगरपुर का उदय सिंह, रायसीन का सलहदी तंवर। बाबर से कौन मिल गया था जाके? सलहदी तंवर। तो कोई बातचीत होगी तो किसके माध्यम से होगी?
जालोर के सोनग्रा चौहान वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सिंह, समर सिंह, कानड़देव और कीर्तिपाल। रणकपुर जैन मंदिर के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? इसका निर्माण धरणक शाह ने करवाया था, इसका शिल्पी देपाक था, इस मंदिर की मुख्य प्रतिमा जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की है। बाकायदा मैंने कहा था इसका सबसे प्रमुख मंदिर चौमुखा मंदिर है और उसकी मूर्ति आदिनाथ है, बताया था मैंने, पर अब तुम वहां भूल जाओगे। चंद्रसेन के बारे में कथन बताइए। मालदेव ने अपने तीसरे पुत्र चंद्रसेन को अपने 2 पुत्रों राम व उदय सिंह के दावों के विपरीत अपना उत्तराधिकारी बनाया। राव चंद्रसेन की मृत्यु शिवपुरी में हुई थी। सारण की पहाड़ियों में सिंचाई। इसने असत्य कथन ही कहा था, दूसरा ही हो गया। आगे वाले 2 कथन फिर भी मैं बोलता हूं। उत्तराधिकार की लड़ाई में चंद्रसेन ने अपने बड़े भाइयों को लोहावट व नाडोल के युद्ध में हराया था। चंद्रसेन ने बहादुराजुन को अपना केंद्र बनाया, जहां से उसने साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। विग्रह चतुर्थ के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया था, इसने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की थी। गलत हो गया। अगला फिर भी 2 अगले और पढ़ता हूं। सोमदेव इसके दरबारी कवि था, इसने तोमरों और चालुक्यों को हरा के चौहान राज्य का विस्तार किया। हराए थे दोनों को, तोमर चालुक्य दोनों को। चालुक्यों को नहीं हराया, साफ साफ लिखते हैं हम कुमारपाल चालुक्य को हराता है, नहीं लिखवाया था कि अरुणराज हार गया था, विग्राज जाके बदला लेके आया था। वहां याद नहीं रहेगा जी तुम्हारे। अच्छा, मेड़ता के पास हुए युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति और उसकी पत्नी को कन्नड़देव की सेना ने गिरफ्तार कर लिया था? शम्सका। मालकाना का युद्ध बताया था, मैंने कहा था मालकाना नागौर के अंदर है। इतने क्वेश्चन है इसमें, अभी जो मेरे पास था उसमें एक 2 क्वेश्चन और बताता हूं। देखो, श्रृंगार चौरी मंदिर के बारे में सही कथन बताइए। इसका मध्य भाग गोलाकार जैन कुंभत से ढका हुआ है, इसका निर्माण कुंभा के कोषाध्यक्ष वेलका भंडारी ने करवाया। इस मंदिर की योजना गोलाकार है, इसके चारों ओर पंख निकले हुए हैं। गोलाकार भाई, यदि मंदिर गोलाकार होगा तो गुंबद गोल नहीं होगा, फिर तो वो गोल गोल अजीब से हो जाएगा, बेलन टाइप का सा हो जाएगा एकदम। चलो दिमाग लगा, रीजनिंग है तुम्हारे। हाँ है? क्या नहीं दिखा? पंख नहीं दिखे तेरे को? ढंग से देखना, दिखेंगे। साइड में पंख यूं कोई उड़ थोड़ी रहा, साइड में जो जगह निकाल रखी है उसको क्या बोलते हैं? कल आपके कोई नया सब्जेक्ट लगाएंगे, है ना? बाकी वाले राजस्थान में थोड़े दिन बाद पढ़ूंगा। है? रानी का प्रताप तीजा माता का मंदिर बना। जोधपुर में। अरे तो है तो मंदिर ही। ये पूछा हुआ है, पहले ये मंदिर अलग जगह बनवाया गया था, बाद में धंस गया तो अलग जगह बनवा दिया। आंसर तो तीजा माता है।